स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। एनएससीएल ने आखिरकार डिफॉल्ट कर दिया है। 175 करोड़ की जगह वो पहले दिन केवल 92 करोड़ का ही पेमेंट कर पाया है। उधर इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद 1 महीने के बाद एनएससीएल बोर्ड ने पूरे मैनेजमेंट को हटा दिया है। पर इन कदमों पर कमोडिटी मार्केट के रेगुलेटर एफएमसी को भरोसा नहीं है। उसने एनएससीएल और उसके प्रमोटरों की नीयत और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इधर सरकार को अब लग रहा है कि एनएससीएल का मामला ज्यादा गंभीर है और आगे भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। ऐसे में अब सरकार सभी कमोडिटी एक्सचेंज को वित्त मंत्रालय के तहत लाने की तैयारी कर रही है। और इन सब खबरों के बीच में रुपए की जोरदार पिटाई जारी है। आज रुपए ने 64 का स्तर भी तोड़ दिया, जिसके बाद आरबीआई को बाजार से ताबड़तोड़ डॉलर बेचने पड़े, जिससे रुपए को कुछ हद तक संभलने में मदद मिली है। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि इन छोटे मोटे कदमों से अब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये है आज की 3 बड़ी खबरें। आवाज एट 9 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं तमन्ना इनामदार दत्ता। और इन 3 बड़ी खबरों के अलावा बहुत कुछ और है आवाज एट 9 में। आइए एक नजर डालते हैं। रुपया संभला तो बाजार की गिरावट भी कम हुई। सेंसेक्स में 275 पॉइंट की रिकवरी। 2 ही दिन में खत्म हो गई सोने की अकड़। आज 2% से ज्यादा की गिरावट। चांदी का भाव भी नीचे आया। रुपए का भाव घटने से महंगी होने लगी गाड़ियां। जनरल मोटर्स ने 1.5% बढ़ाई कीमत। घरेलू जेनेरिक दवा कंपनियों को बचाने की कोशिश में है सरकार। फार्मा एफडीआई के नियम बदलने के लिए इसी हफ्ते आएगा कैबिनेट नोट। देसी मोबाइल हैंडसेट बाजार पर सैमसंग का दबदबा बना। नोकिया नंबर 2 कंपनी। हर साल 15% ज्यादा बिक रहे हैं हैंडसेट। और डस्टर को टक्कर देने के लिए निसान ने उतारी अपनी नई एसयूवी टेरानो। कीमत 10 लाख से कम। सबसे पहले एनएससीएल की बात। एनएससीएल मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। एनएससीएल अपने निवेशकों के पहली किस्त के पूरे पैसे नहीं लौटा पाया। एक्सचेंज को पहली किस्त में 174 करोड़ का भुगतान करना था, मगर इसमें से केवल 92 करोड़ रुपए का ही पेमेंट कर पाया है। इसका खामियाजा एनएससीएल मैनेजमेंट को उठाना पड़ा है। एक्सचेंज के बोर्ड ने सीईओ सहित सभी अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। उधर सरकार अब इस गड़बड़ी के बाद कमोडिटी एक्सचेंजों पर शिकंजा कसने जा रही है। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता नीरज राय, सुमित चौधरी और दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, और एनएससीएल में निवेशक शरद श्रॉफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आते हैं। एनएससीएल के पूरे मैनेजमेंट को साफ कर दिया गया है, इससे क्या मतलब निकालें? जी बिल्कुल, जो एक्सचेंज ने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक तो ये फैसला कल शाम ही हो गया था, लेकिन अब एनएससीएल ने ये ऐलान किया है कि उसने अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम को हटा दिया अपने पद से। और जो एमडी और सीईओ थे अंजनी सिन्हा, उनको हटा करके अपने पद से उनको ओएसडी पीआर रमेश को रिकवरी की प्रक्रिया में उनका सहयोग देने के लिए कहा गया है। पीआर रमेश को सीईओ के सारे अधिकार दे दिए गए हैं। और लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिग्नेश शाह अभी तक क्या करे। सारे निवेशक, सारे ब्रोकर इस बात को बार बार उठा रहे हैं, बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिग्नेश शाह पर क्या करे। वो भी अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक वो सारे ब्रोकरों के साथ, सारे निवेशकों के साथ मीटिंग करके साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि वो किसी भी का पैसा डूबने नहीं देंगे, सबका पैसा आसानी से वो रिकवर करा देंगे और सबको पूरा ट्रेड का सेटलमेंट करा देंगे। लेकिन अब तक वो क्या कर रहे हैं, जो कि आज का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद ही बहुत सारे सवाल इस तरह के खड़े होने लगे हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है, लीपापोती किया जा रहा है। सरकार केवी थॉमस क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है। एफएमसी अभी तक इस पर अपना कोई टेक नहीं लिया इस पूरे मामले के बाद से। तो ये पूरा मामला एक सही आप कह रहे हैं कि लीपापोती का ही किया जा रहा है। तो इस पर बहुत सारे ब्रोकर और जो भी इन्वेस्टर इससे जुड़े हुए हैं अभी तक तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जी नीरज, एक बार फिर आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ हैं शरद श्रॉफ साहब, जो यहाँ पर निवेशक हैं। श्रॉफ साहब, अब डिफॉल्ट हो गया, पहले दिन ही 175 करोड़ आने थे, 92 करोड़ रुपए दे पाया एनएससीएल। आपको लगता है अब बाकी के पैसे आने की गुंजाइश बचेगी? पहले तो हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है कि ये डिफ़ॉल्ट हुआ है। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि ये पहला जो है शुरुआत जो है वो तो सही होगी। हम रविवार के दिन जिग्नेश भाई से मिले थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो विचार थे, उससे हमें लग रहा था कि हो सकता है पहले वाले में तो कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए। पर अब ये क्या हुआ है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो
फेथ है, ट्रस्ट है NACL में, वो हिल चुका था और अब और उसको झटका लगा है। तो पहले जो 440 वोल्ट का झटका था वो अब 200 kV का झटका हो गया। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। तो हम बड़े असमंजस में हैं, लेकिन हमें विश्वास हमारी गवर्नमेंट पर है। हमको लगता है कि गवर्नमेंट ज़रूर कोई ऐसे कदम उठाएगी। आज भी हम लोग FMC के चेयरमैन को हमारे ब्रोकर वगैरह मिले थे और उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि अगले 1 या 2 दिन में वो कोई सख्त कदम सामने आएगा, ठोस कदम सामने आएगा। और यही बात हमको सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स ने कल बताई थी जब हम कल दिल्ली में जाके उनसे मिले थे। तो मेरे ख्याल से हमें पहले गवर्नमेंट को एक मौका देना है कि वो अपना दम दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये पैसा आ सकता है। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन श्रॉफ साहब, यहाँ पर आप पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, वो सरकार पे डाल रही है कि एक तरह से वो आपको इस मुश्किल से निकाले। इस बीच FMC आकर कहती है कि जो इन्होंने दावा किया है कि 92 करोड़ आज दे, उस पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको लगता है कि आगे आपको ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, शायद कोर्ट की तरफ जा रहा है मामला? कोर्ट तो लास्ट रिसोर्ट है। कोई अभी फिलहाल हम लोग वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वकीलों से बात कर रहे हैं, वकीलों की टीम जो है वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसकी नौबत ना आए। जिस ढंग से हमने जो जिग्नेश भाई के साथ में एक रिश्ता बनाया है रविवार को, अगर जिग्नेश भाई जेन्युइन है और समझदार है, जो कि मैं समझता हूँ वो है, इतना अच्छा उन्होंने व्यापार वेल्थ क्रिएट किया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, MCX और बाकी बाहर जो उनकी संस्थाएं हैं उसमें, तो वो उनको डूबने नहीं देंगे। क्योंकि अगर NACL डूबती है तो ये तो पक्का निश्चित है कि MCX पर उसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। अभी अपने को जो लग रहा है कि MCX चल रही है और है, उसमें वो ऊपर से है, वो सस्टेनेबल नहीं है। जी शाह साहब, बात करेंगे आपसे, लेकिन इस बार हम चलेंगे अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी के पास। श्रीमी, आज काफी कुछ हुआ, दिन भर आप वहां पर थी, डिफॉल्ट होते हुए भी आपके सामने की बात है, तो इस पर FMC का भी बयान आया है, क्या कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज इनका पे आउट का पहला दिन था और निवेशकों की नजरें, ब्रोकर्स की नजरें इन पर टिकी हुई थी और फाइनली डिफॉल्ट कर दी गई है, जिस पर FMC ने रिएक्ट करते हुए साफ तौर से कहा है कि यहाँ पे NACL के इंटेंशन और क्रेडिबिलिटी पर उनको डाउट हो गया है, क्योंकि 175 करोड़ प्लान के मुताबिक उनको देने थे आज पे आउट, जिसमें से सिर्फ उन्होंने 92 करोड़ ही दिए हैं। इसके अलावा कई ऐसे सवाल भी उठाए FMC ने रिएक्ट करते हुए, जिसमें से ये था कि जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए कमीशन को, वो एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इमीडिएटली NACL को फॉरेंसिक ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पोस्ट डेटेड चेक जो बोरोअर से NACL को मिले, उसकी जानकारी FMC को नहीं दी गई। STS नाम की जो एजेंसी इन्होंने हायर की, जो अपॉइंट किया वेयर हाउसेस के वेरिफिकेशन के लिए, उसकी भी जानकारी FMC को नहीं सौंपी गई। जिग्नेश शाह पे यहाँ सवाल उठाते हुए कहा है FMC ने कि उन्होंने खुद अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि 100% कमोडिटी उनके वेयर हाउसेस में है। उन्होंने कहा था कि सारे ऑब्लिगेशन मीट कर दिए जाएंगे, लेकिन अब वो कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? उनके रिलायबिलिटी पर सीरियस डाउट यहाँ FMC ने उठाया है। साथ ही हमारे साथ खुद मीडिया से रमेश अभिषेक, जो कि FMC के चेयरमैन है, उन्होंने बात की। आइए उन्हीं से सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। जी, copy of the letter that FMC has written to the board of directors, reminding them that it is exclusively their responsibility to ensure settlement, and that if this is not ensured, then their status as a fit and proper person may be under serious question. We have taken the failure of NACL to honor their settlement obligations on the first day of the payout very seriously, and we have written to the board of directors accordingly, and we will wait for their response, and FMC is going to view any such failure very seriously. यहाँ पर श्रीमी, क्या खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि NACL ने भी कुछ दावे किए हैं, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि उन्होंने किसको कितने पैसे लौटाए हैं आज और कितने पैसे मिले हैं। इस लिस्ट से क्या निकल कर आ रहा है?
देखिए, जो टोटल अमाउंट है वो जो 92 करोड़ का है, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ कंपनीज को दिए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटीज हैं जिनको 5.34 करोड़ दिए हैं, आनंद राठी कमोडिटीज हैं जिनको 10.49 करोड़ दिए हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ब्रोकर को 4.30 करोड़ दिए हैं, एमके कमोट्रेड करके एक कंपनी है, इनको 1.64 करोड़ दिए हैं, एमएमटीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिनको 3.60 करोड़ दिए गए हैं, जियोजीज कॉमट्रेड है जिनको 5.13 करोड़ दिए गए हैं, इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन को 19.16 करोड़ दिए गए हैं। इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन को लेकर पहले भी थे, क्योंकि एनएससीएल का 60% करीब का हिस्सा यहाँ बनता था। ऐसे में उनके पेमेंट को लेकर एफएमसी ने शुरू से कहा था कि अगर उनको पे आउट किया जाएगा तो उनकी जानकारी के बिना नहीं किया जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट पेमेंट में भी उनको 19.16 करोड़ यहाँ पर दिया गया है। हालांकि अब तक ये पे आया है और कल ही ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो पाएगा। जी, यहाँ पर बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण, पूरे कमोडिटी वायदा मार्केट को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय के तहत लाने की खबर भी है, इस पर क्या जानकारी मिल रही है और कब तक इसका ऐलान हो सकता है? जी, एक और इस बीच बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो रहा है कि पूरे कमोडिटी मार्केट जो अब तक सालों से शुरू से कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के तहत आता है, अब उसे कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से हटा करके खासतौर से वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाए जाने की तैयारी है। सूत्रों का मानना है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री के बीच बातचीत हो चुकी है। हालांकि कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तरफ से दबाव उन पर पड़ रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है, ऐसे में वो लगभग सहमत हो चुके हैं। इसका मकसद दो है। पहला मकसद तो यह है कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज का जो मामला उठा, उसमें कहीं न कहीं उंगलियां कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय पर उठी कि सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया, लेकिन आइंदा ऐसी दिक्कतें ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा इस प्रक्रिया के जरिए। और दूसरा ये होगा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कमोडिटी मार्केट का कारोबार काफी लंबा फैलता जा रहा है, ऐसे में सेबी को दखल देने की जरूरत पड़ती है। तो सेबी वित्त मंत्रालय के तहत आता है, एफएमसी जो कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के तहत आता है, तो दोनों के बीच तालमेल में दिक्कत होती है। तो अब एफएमसी को जैसे ही वित्त मंत्रालय के तहत लाया जाएगा, वो तालमेल बेहतर हो सकेगा। क्योंकि कमोडिटी मार्केट को वित्त मंत्रालय के तहत लाने का मतलब है कि एफएमसी को सीधे वित्त मंत्रालय के तहत लाया जाएगा, और इस बारे में सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही औपचारिक ऐलान हो सकता है। जी लक्ष्मण, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कई बातें आ रही हैं कि वो कमोडिटी एक्सचेंजेस को वित्त मंत्रालय के तहत लाएंगे, तमाम बातें हैं जो आगे होंगी। लेकिन श्राफ साहब, आप कह रहे थे कि जिग्नेश भाई ने आपको भरोसा यहाँ दिलाया है, आपकी उनसे बातचीत हुई, लेकिन आज का जो पूरा मामला देखा जाए, एफएमसी खुद उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही है, और आज डिफॉल्ट भी हो गया। आपको लगता है कि वो भरोसा करने लायक बात नहीं? बिल्कुल नहीं है। हमें तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं वाली बात नहीं लग रही है। और रविवार को भी जो उनसे बात हुई थी, तो उसमें भी कुछ बातें ऐसी थी जो मानने लायक नहीं थी। जैसे कि उनका कहना था कि भाई उनको मालूम ही नहीं था 30 तारीख तक। अब देखिए, वो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है, बोर्ड के डायरेक्टर हैं, बाकी दूसरे बोर्ड मेंबर हैं। अगर उनको नहीं मालूम था तो कोई ना कोई तो उनको आगाह करता, कोई तो उनको बताता, कोई तो उनका आदमी होगा, कॉन्फिडेंशियल आदमी, जो उनको बताता कि साहब आपकी कंपनी में ऐसे ऐसे ही हो रहा है, जरा आप संभालिए। तो ऐसे तो मानना बहुत मुश्किल है। हम भी कंपनियां चलाते हैं, मेरी खुद की कंपनी भी लिस्टेड कंपनी है, हमारे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे भी आउटसाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं। तो ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूं कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने काम कर दिया और मेरे को मालूम नहीं है? तो ये बात मानने लायक लगती है। बात है जिम्मेदारी की, एग्जैक्टली। तो अंत में यहाँ पर जिम्मेदारी कौन लेगा, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन रहा है। श्रॉफ साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक निवेशक जिसके पैसे फंसे हुए हैं, साथ में लक्ष्मण रॉय, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सुमित चौधरी, जो इस पूरे खबर पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आगे बात होगी रुपए की। 64 का लेवल आज दिखाया रुपए ने, आरबीआई के दखल के बाद कुछ हद तक संभला। और रुपए की कमजोरी के बाद क्या कर रही है रेटिंग एजेंसियां, देखिए इस ब्रेक के बाद। रुपए ने आज एक बार फिर कमजोरी का नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि इसने 64 का स्तर भी तोड़ दिया है।
लाख कोशिशों के बाद भी रुपया संभल नहीं पा रहा है। आज तो इसने इंट्राडे में 64 का स्तर भी तोड़ दिया। आज सुबह रुपए 62 पैसे की कमजोरी के साथ 63.75 पर खुला था और चंद ही मिनटों में ये कमजोरी बढ़ती गई और रुपये ने 64 का स्तर तोड़ दिया और डॉलर का भाव 64.11 तक पहुंच गया। इसके बाद ही रिजर्व बैंक ने बाजार में बड़ी मात्रा में डॉलर बेचे, जिसके बाद ये संभला। आखिर में रुपया केवल 12 पैसे कमजोर होकर 63.25 पर बंद हुआ। हालांकि ये भी कमजोरी का नया रिकॉर्ड है। रुपए की ये कमजोरी आप पर और यहां तक कि बाजार पर बहुत भारी पड़ रही है। कमजोरी की वजह से बॉन्ड यील्ड आज फिर 5 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। हालांकि बाद में संभलती हुई नजर आई और दिन के निचले स्तरों में से इसमें आधे % तक का हमने सुधार होते हुए देखा। लेकिन बॉन्ड यील्ड क्या होती है, इसको समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या और साथ ही हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी, जो ये समझाएंगे कि सॉवरेन बॉन्ड क्या होते हैं और इनको लाने से क्या होगा। और साथ ही हमारे साथ होंगे इशलीन, जो कि बताएंगे कि रुपए की कमजोरी से आपके ऊपर क्या असर होता है। पहले चलेंगे प्रदीप के पास। प्रदीप, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर बॉन्ड क्या होता है और जो बॉन्ड यील्ड की हम बात करते हैं उसके कम या ज्यादा होने से क्या असर होता है। जी, हम लगातार बात करते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई हैं। इसका मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप मिसाल के तौर पे देखिए, जो इस समय 10 साल का सरकारी बॉन्ड है जिसको बेंचमार्क समझा जाता है और उसकी यील्ड हम बार बार देखते हैं, ये बॉन्ड है 7.16% 2023। तो ये 2023 में मैच्योर होने वाला है, इसलिए 2023 और 7.16% इस पे दरअसल ब्याज की दर है। तो अगर आप इस बॉन्ड में पैसे लगाते हैं 100 रुपये मान लीजिए, तो आपको हर साल 7 रुपये 16 पैसे का ब्याज मिलेगा, यानी 7.16% की यील्ड आएगी। लेकिन आज की तारीख में 10 साल के बॉन्ड की जो यील्ड है वो 9% के आसपास है। तो 9% की यील्ड जाहिर है कि ज़्यादा है। इस वजह से इस बॉन्ड की कीमत अगर आप देखें तो आज हमने 87-88 रुपये के आसपास मूव करते हुए देखी है, क्योंकि अगर आपको ब्याज मिल रहा है 7 रुपये 16 पैसे और आप चाहते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो 9% हो, तो फिर आप उस बॉन्ड को 100 रुपये नहीं देंगे। 100 रुपये पे आपको केवल 7% का रिटर्न आएगा। लेकिन वही बॉन्ड अगर आपको 87 या 88 रुपये में मिल जाता है तो फिर 7 रुपये 16 पैसे का ब्याज ही दरअसल 9% का रिटर्न दे देता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में अगर सरकार कर्ज लेने आती है तो उसको 9% का रिटर्न देना पड़ेगा। इसलिए इस पुराने बॉन्ड की प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाती है। अब मान लीजिए कि मार्केट में जो यील्ड है वो 7% या 7.25% पे आ जाए, यानी 7.16% पे आ जाए, तो उस दिन इस बॉन्ड की कीमत 100 रुपये हो जाएगी, क्योंकि फिर सरकार नया कर्ज लेने भी आएगी तो उसको 7.16% की ही कॉस्ट लगेगी। और जब यील्ड इस लेवल से नीचे आ जाएगी, 7.16 से भी कम हो जाए, तो इस बॉन्ड की कीमत 100 रुपये से ऊपर हो जाएगी। तो दरअसल बाजार में बॉन्ड की कीमत में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है उसके साथ ये यील्ड के बदलाव आते हैं। इसका जो असर पड़ता है वो ये कि अब अगर सरकार को नया कर्ज लेना है तो महंगा पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर प्राइवेट कंपनीज को कर्ज लेना है तो उन्हें सरकार से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो सभी के लिए कर्ज लेना काफ़ी महंगा हो गया है। और साथ ही साथ बैंक्स जो बॉन्ड में निवेश करके चलते हैं, चूंकि 2 महीने पहले यही बॉन्ड उन्हें 100 रुपये के आसपास मिल रहा था या 97, 98, 99 के लेवल पर मिल रहा था, तो अब अगर उन्होंने उस समय लिया होगा तो उस पर उन्हें करीब 10 से 12 रुपए का लॉस आएगा, जिसको वो मार्क टू मार्केट या MTM लॉस के तौर पे बुक करते हैं। उनका मुनाफा इतना कम हो जाता है, जो नतीजों के वक्त हमने बात की थी और इस क्वार्टर के आखिर में शायद फिर करनी होगी, क्योंकि इस क्वार्टर में बड़ा लॉस लग रहा है। बिल्कुल प्रदीप। और अब बात करते हैं अनिल सिंघवी से। अनिल, बाजार में अटकलें हैं कि रुपए को संभालने के लिए सरकार सॉवरेन बॉन्ड ला सकती है। क्या इस वक्त इसे लाना सही कदम होगा? देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सॉवरेन बॉन्ड्स आखिर हैं क्या। सॉवरेन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जो सरकार की तरफ से इशू किए जाते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी सरकार की तरफ से इशू की जाती है, लेकिन फ़र्क सॉवरेन बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रुपए में इशू की जाती है और सॉवरेन बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं वो डॉलर में होते हैं, US डॉलर में होते हैं, या फिर चाहे तो कुछ अलग करेंसीज में भी किए जा सकते हैं, लेकिन जनरली US डॉलर या फिर कुछ हद तक पाउंड वगैरह में और दूसरी लीडिंग करेंसीज में भी इशू किए जाते हैं। अब जो सॉवरेन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, इस पे सरकार की गारंटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है रीपेमेंट को लेकर और इंटरेस्ट के पेमेंट को लेकर। तो यानी कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी है अगर कोई हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहता है तो। दूसरी बात यह कि इसका जो रीपेमेंट होता है वो रीपेमेंट भी उसी करेंसी में होता है जिस करेंसी में इसे इशू किए गए हैं। सपोज US डॉलर में इशू किया गया है तो इसे जब रीपे किया जाएगा या इंटरेस्ट जब पे किया जाएगा वो US डॉलर में ही किया जाएगा। 10 साल की जनरली एक इस पे टेन्योर होती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यही है कि
अब से लेकर 10 साल बाद जब भी जो भी डॉलर का दाम हो उसमें आपको डॉलर के बदले में डॉलर ही मिलेंगे। और शायद यही एक बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड ये बॉन्ड्स उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। अब दिक्कत की बात है कि क्या ये सही समय है सॉवरेन बॉन्ड्स लाने का? वैसे आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इस वक्त डॉलर्स की हमें सख्त ज़रूरत है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को पाटने के लिए। लेकिन शायद सरकार कहीं कहीं इस डॉलर के सॉवरेन बॉन्ड्स के इशू को लेकर लेट हो चुकी है, ऐसा ज़्यादातर करेंसी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। वजह यह है, पहली बात तो है कि अगर इस वक्त सॉवरेन बॉन्ड्स लाए भी गए तब भी वो डिमांड नहीं बनेगी जो शायद आज से 3, 4 या 6 महीने पहले होती है। 3, 4, 6 महीने पहले अगर आप 20 बिलियन डॉलर के भी बॉन्ड्स लाते तो शायद 40 या 50 बिलियन डॉलर की डिमांड बन सकती है। लेकिन अगर इस वक्त 20 बिलियन डॉलर की भी आप सोच रहे हैं तो मुश्किल से 5 या 10 बिलियन डॉलर आते हुए दिखें, डिमांड काफ़ी कम होगी। दूसरी बात इंटरेस्ट रेट्स को लेकर है, कूपन को लेकर है। अगर कूपन उस वक्त 3-3.25% के आसपास करना होता तो इस वक्त जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी है और जिस तरह की इकोनॉमी की हालत खराब हुई है 5 से 5.25% कूपन पर लाना होगा। ऐसे में सरकार के लिए कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है और उम्मीद करें कि जिस तरह से रुपया कमज़ोर लगातार होता हुआ दिख रहा है, 10 साल बाद जब ये बॉन्ड्स रीपेमेंट के लिए होंगे तब रुपया और भी कमज़ोर होगा। और ऐसे में सरकार जनरली हेजिंग करती नहीं है, लेकिन अगर हेजिंग की कॉस्ट आप देखें तो इस वक्त 8 से 10% होती है। तो इफेक्टिवली अगर आप कॉस्ट देखें तो 5% प्लस 8% 13% के आसपास की कॉस्ट होती है, जो किसी भी सरकार के लिए और खासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतनी कॉस्ट पर बॉन्ड्स इशू करना एक तरह से गलती होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शायद कहीं कहीं सरकार काफ़ी लेट हो चुकी है इन बॉन्ड्स को इशू करने में, और अगर इस वक्त बॉन्ड्स इशू किए भी जाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी भारी पड़ने वाली है। जी, अश्लीन भी हमारे साथ है। अश्लीन, आम आदमी महंगाई से ऐसे ही कम परेशान नहीं है, उस पर से कमज़ोर होता रुपया आग में एक तरह से घी का काम कर रहा है। तो ये बताइए कि हमारी आपकी जेब पर कितनी महंगी पड़ रही है रुपए की कमजोरी? तो ONCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो साफ साफ उसका असर हम पर पड़ता है क्योंकि वो पास थ्रू करते हैं। और हमने पिछले कुछ समय में देखा ही है कि हर महीने डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो साफ साफ सा इम्पैक्ट एक है, डीजल, पेट्रोल और साथ ही गैस की कीमतें बढ़ेंगी, यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो महंगा होगा, कॉलेज आना जाना, स्कूल आना जाना या ऑफिस आना जाना उससे महंगा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि विदेश में अगर आप पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं या फिर घूमने जाने का मन बनाते हैं तो वो आपके लिए महंगा हो जाएगा। और इंपोर्टेड कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल कंपनीज के लिए महंगा होगा, जिसका असर सीधे सीधे महंगाई दर पर पड़ेगा। तो महंगाई दर यहाँ पर बढ़ेगी और ऑफ कोर्स आम कंज्यूमर पर उसका असर पड़ता है। डिओज, शैम्पूज, ये सारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है, और हमने देखा है क्रूड पाम तेल, उसके दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी महंगी होंगी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। खाद्य तेल महंगा होगा और दालों के दाम भी आप देखेंगे बढ़ते दिखेंगे क्योंकि हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। साथ ही हवाई यात्रा महंगी होगी क्योंकि ATF जो फ्यूल यहाँ पर यूज़ किया जाता है वो महंगा होगा। उससे ऑफ कोर्स पास थ्रू करेंगे एयरलाइन कंपनीज और हवाई यात्रा करना और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो है वो महंगे होंगे, फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स के दाम आप देखेंगे बढ़ते हुए देखेंगे। और साथ ही हमने देखा है कि कार्स और ऑटो पार्ट्स भी अब महंगे होंगे। इनफैक्ट सीएट और MRF की तरफ से अभी कुछ ही समय पहले बयान आया था कि क्वांटम उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो किस क्वांटम से दाम बढ़ाएंगे, लेकिन दाम बढ़ेंगे वो फॉर श्योर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स ऑलरेडी अपने पेंट्स के दाम बढ़ा चुका है क्योंकि उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी है। और लास्ट में हमारा मनपसंद पिज्ज़ा जो है वो भी महंगा होगा। चलिए, शुक्रिया इशलीन इस सारी जानकारी के लिए। इशलीन, प्रदीप पंड्या और अनिल सिंह भी। वैसे रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक रुपए में मौजूदा कमजोरी के चलते भारत की रेटिंग पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। S&P ने आज कहा है कि वो भारत का नेगेटिव आउटलुक कायम रखेगी। उधर मूडीज ने भी कहा है कि उसने Baa3 की जो रेटिंग दी है उसमें कमजोर रुपया, करंट अकाउंट घाटा और सुस्त ग्रोथ का हिसाब लगाया जा चुका है। मूडीज ने तो ये भी कहा है कि जब ग्रोथ रेट 60 से 10% थी तब भी उसने रेटिंग आउटलुक नहीं सुधारा था क्योंकि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तब से ही कमजोर है। दरअसल भारी कर्ज, सरकारी घाटा और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत पहले से बनी हुई है। सिर्फ मूडीज ने ही भारत का रेटिंग आउटलुक स्टेबल रखा है, जबकि S&P ने रेटिंग आउटलुक नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने चिंता जताई है कि 4.8% की वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पाना काफी चुनौती भरा रहने वाला है। और रुपए का दर्द बाजार को भी महसूस हो रहा है। दिन भर में भारी गिरावट के बाद संभल कर बंद हुआ बाजार। 4 दिन की चांदनी दिखी। सोने और चांदी में ताजा लेवल बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
न रुपए की कमजोरी थम रही और न ही बाजार की गिरावट। आज भी रुपए ने 64 का स्तर तोड़ दिया तो बाजार में भारी गिरावट आई। हालांकि बाद में रुपए की रिकवरी के साथ बाजार भी रिकवर हुआ। आज सेंसेक्स 60 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि सुबह तो बाजार में 300 पॉइंट तक की गिरावट दिख रही थी। बाजार में आज के कारोबार की पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत खाई। राहत का सेशन देखने को मिला। जिस तरह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया है भारतीय बाजारों ने, आज एक रिलीफ रैली देखने को मिली और निचले स्तरों से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी। सेंसेक्स ने करीब 250 पॉइंट की और निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बनस्पत इसके जब एशियाई बाजार काफी खराब प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिकी बाजारों से बेहद खराब संकेत थे। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक स्मार्ट रिकवरी पुल बैक देखने को मिला। दरअसल अब इतना बाजार गिर चुका है कि यहाँ पर नए शॉर्ट पोजिशंस बनाने से भी ट्रेडर्स घबरा रहे हैं। रिलीफ रैली दरअसल बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा देखने को मिली। पिछले कई दिनों से बैंकिंग स्टॉक्स ही मूड खराब कर रहे थे बाजार का और आज यहां पर अच्छा प्रदर्शन दिखा। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई देखिए करीब 1.5 से 2% मजबूती के साथ आज बंद हुए। मेटल शेयर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से दरअसल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखिए जिस तरह से कॉपर के दाम और दूसरे मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, उसका फायदा घरेलू इक्विटीज में मेटल कंपनियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली। हिंदुस्तान जिंक, सेसागोआ और स्टरलाइट को दरअसल फायदा मिला इस खबर का कि अटॉर्नी जनरल ने यहां पर हिंदुस्तान जिंक और बाल्को के विनिवेश में के लिए हरी झंडी दी और इसीलिए इन स्टॉक्स में सेकंड हाफ में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। यूनिटेक, एचडीआईएल, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में बाउंस करते हुए नजर आए। यूनिटेक तो देखिए करीब 9% मजबूती के साथ आज बंद हुआ है। लेकिन ऐसे बाजार में भी रुपए की कमजोरी से जिस सेक्टर को फायदा होता है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। आईटी इसी तरह की एक एग्जाम्पल है और यहां पर दरअसल जिन लोगों ने अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं वो मुनाफा वसूली करना सही समझ रहे हैं और इसलिए देखिए आज आप एचसीएल टेक करीब 3.5% कमजोरी के साथ बंद हुआ। हेक्सावेयर में अच्छी खबरें थी कि यहां पर कोई प्राइवेट इक्विटी कंपनी हिस्सेदारी खरीदती हुई नजर आएगी। इन अच्छी खबरों के बावजूद देखिए यहां पर 8% कमजोर होता हुआ नजर आया है ये शेयर। इसके अलावा सन फार्मा और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स के लिए भी आज का दिन बेहद कमजोरी भरा ही रहा। इधर सोने में तेज गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सोने का दाम करीब 2% गिरकर 30,500 रुपए के आसपास आ गया है। दिन के कारोबार में सोना 30,200 के स्तर को भी छू चुका है। वहीं चांदी में 50,000 रुपए के नीचे कारोबार हो रहा है। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में आज निचले स्तरों से रिकवरी आई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में बिकवाली का दबाव हावी है। कॉमेक्स पर सोना $1,360 के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी का भाव करीब $23 के नीचे यहाँ पर आ गया है। आपको ताज़ा हाल दिखा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पर $23 के आसपास कारोबार करती हुई चांदी 1/4% की तेज़ी। लेकिन अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 50,974 पर यहाँ कारोबार हो रहा है, 0.5% की गिरावट के साथ। सोने में भी देख लेते हैं वही हाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ पर 0.5% की तेज़ी दिख रही है, लेकिन घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर 71,000 के आसपास का भाव, करीब 0.5% की गिरावट पर कारोबार करता हुआ सोना। आज वेदांता ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। इसकी वजह है हिंदुस्तान जिंक और बाल्को में विनिवेश को अटॉर्नी जनरल से मिली हरी झंडी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि सरकार इसमें हिस्सेदारी किसे और किस तरह से बेचेगी। सरकार इसे अनिल अग्रवाल को भी बेच सकती है या दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। ओपन मार्केट के जरिए हिस्सेदारी बेचने के भी विकल्प खुले हैं। HZL और बाल्को में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 3 से 4 अरब डॉलर मिलेंगे। इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करंट अकाउंट घाटे को पाटने में मदद भी मिलेगी। और सस्ती दवा बनाने वाली कंपनियों को बचाने के लिए सरकार ने तैयार की योजना। और संसद में कोयले घोटाले के गुम हुए फाइल पर मचा हंगामा। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। FMC is going to view any such failure very seriously. NSCL ने निवेशकों के पैसे चुकाने में पहले दिन ही किया डिफॉल्ट। एक्सचेंज के बोर्ड ने पूरे मैनेजमेंट को हटाया। NSCL की गड़बड़ी के बाद हरकत में आई सरकार। कमोडिटी एक्सचेंजों को वित्त मंत्रालय के तहत लाने की तैयारी। इन सब बातों के बीच रुपए की जोरदार पिटाई जारी है। आज रुपए ने 64 का स्तर भी तोड़ दिया, जिसके बाद आरबीआई को बाजार से ताबड़तोड़ डॉलर बेचने पड़े। रुपया संभला तो बाजार की गिरावट भी कम हुई। सेंसेक्स में 275 पॉइंट की रिकवरी आई।
दो ही दिन में खत्म हो गई सोने की अकड़। आज 2% से ज्यादा की गिरावट। चांदी का भाव भी नीचे आया। घरेलू जेनरिक दवा कंपनियों को बचाने की कोशिश में है सरकार। फार्मा एफडीआई के नियम बदलने के लिए इसी हफ्ते आएगा कैबिनेट नोट। और गिरावट के माहौल में फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान साबित हो सकते हैं भरोसेमंद। मूल रकम रहेगी सुरक्षित और एफडी से मिलेगा बेहतर रिटर्न। सस्ती और लाइफ सेविंग दवाई बनाने वाली कंपनियां विदेशी हाथों में ना चली जाएं, इसके लिए सरकार जल्द ही नया कानून बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर वाणिज्य मंत्रालय इसी हफ्ते कैबिनेट नोट जारी करने वाला है। ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने में जुटी सरकार फार्मा सेक्टर में एफडीआई पर शिकंजा कसना चाहती है। प्रस्ताव के मुताबिक फार्मा सेक्टर के ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट फिलहाल चालू हैं, उसमें एफडीआई कम से कम हो, इसकी कोशिश की जाएगी। खासतौर से जेनरिक यानी गैर ब्रांडेड दवा बनाने वाली कंपनियों में एफडीआई के नियम सख्त किए जाएंगे, ताकि ऐसी कंपनियों का मैनेजमेंट कंट्रोल विदेशी हाथों में ना जा सके। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवा और दूसरे जरूरी टीके बनाने वाली कंपनियों पर भी सरकार की नजर है। सरकार को डर है कि ऐसी कंपनियों में ज्यादा एफडीआई से लाइफ सेविंग दवाएं महंगी हो जाएंगी। फार्मा सेक्टर में एफडीआई के नियमों में फेरबदल को लेकर वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री की प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो कई मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। इस हफ्ते के अंत तक कैबिनेट का ड्राफ्ट नोट संबंधित मंत्रालयों के पास भेजा जाएगा और उनकी राय आने के बाद अगले 3 से 4 हफ्तों के भीतर इस पर अंतिम फैसला होने की संभावना है। दरअसल अप्रैल 2012 से लेकर अप्रैल 2013 तक फार्मा सेक्टर में जो भी एफडीआई आया, उसका 93% ब्राउन फील्ड में आया है। गंभीर बात यह है कि विदेशी हाथों में जाने के बाद उन कंपनियों का R&D पर खर्च भी काफी कम हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश नए प्रोजेक्ट में ही आए। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। कोयला घोटाले की फाइल गुम होने पर बीजेपी ने आज नहीं चलने दी संसद और दोषी सांसदों को बचाने के लिए सरकार बदलेगी कानून। देखते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गुम होने पर बीजेपी का हमला तेज होता जा रहा है। आज बीजेपी ने इसी मसले पर लोकसभा और राज्यसभा को नहीं चलने दिया। बीजेपी इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब की जिद कर रही थी। बीजेपी के मुताबिक घोटाले की फाइलें अपने आप नहीं गुम हुई हैं, बल्कि उन्हें सबूत मिटाने के लिए गायब किया गया है। सरकार का कहना है कि वो इन फाइलों को खोज रही है। कुछ कागजात मिसिंग हैं, जिनकी की तहकीकात करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी कोल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो इस बात की जांच कर रही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ अ केस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इज अ क्राइम। हैज योर मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड एन FIR that evidence which was contained in these files has been taken away or destroyed? 2014 के आम चुनाव को देख अब हर राजनीतिक दल मुसलमानों को लुभाने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक जन कल्याण योजनाओं का 20% खर्च अल्पसंख्यकों पर करना जरूरी है। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों से रिश्ते बनाने में जुटे हैं। आज उन्होंने हर समुदाय की महिलाओं से राखी बंधवाई। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर राग छेड़ा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि कश्मीर उनके देश की धड़कन है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि भारत और पाकिस्तान को अपनी ताकत युद्ध के बजाय तरक्की में लगानी चाहिए। उधर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को औपचारिक तौर पर बेनजीर भुट्टो की हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया है। दोषी सांसद और विधायकों की सदस्यता खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार चुनौती देगी। सरकार इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव करने जा रही है। कल इन संशोधनों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इन बदलावों के मुताबिक दोषी करार दिए गए सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि उन्हें वोट डालने और भत्ते पाने का हक नहीं होगा। शेयर बाजार में है गिरावट और सोने में उठापटक। आखिर कहां मिलेगा सेफ रिटर्न? निवेशकों को हम बताएंगे सेफ इन्वेस्टमेंट इस ब्रेक के बाद। बाजार में आजकल जो माहौल चल रहा है उसे देखकर निवेशक घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गिरावट भरे माहौल में वो पैसा लगाए तो कहां।
लेकिन सीएनबीसी आवाज आपकी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश में जुट गया है। आज से हमने शुरू की है एक खास सीरीज सेफ इन्वेस्टमेंट, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपका पैसा कहां सुरक्षित रहेगा। क्या ये सही वक्त आ चुका है जब इक्विटी जैसी एसेट क्लास के बाहर देखा जाए और पैसा लगाने के दूसरे मौके ढूंढे जाए, और खास तौर से फिक्स इनकम में? देखिए, मुझे लगता है कि फिक्स जो इनकम जो सेगमेंट है वो हमेशा से इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि वो इस सेगमेंट की तरफ तभी देखते हैं जब इक्विटी मार्केट में पैसा नहीं बनता है। जैसा आपने कहा, सही बात है। अगर हम देखें इक्विटी मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो क्लियरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी घबरा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है अभी भी कि अगर अपने टाइम होराइजन के हिसाब से जाएं तो भी, जैसे 1 या 2 या 3 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, डेफिनेटली आप डेट फंड को देखिए। और डेट फंड के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, आपको बहुत ध्यान से इस समय पे सिलेक्शन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी फंड में आप चले जाएं। तो आई थिंक वो डेफिनेटली इन्वेस्टर को ध्यान रखना है। बिल्कुल हेमंत, इनफैक्ट मैं यही जानना चाहती हूँ कि डेट में क्या क्या ऑप्शंस हैं निवेश के? देखिए, डेट के अंदर एक्चुअली पहले मैं बता दूं कि जो डेट फंड्स हैं वो इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो बैंक इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर है, या जो ट्रेजरी बिल्स है, ये हो गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी जो 1 साल तक हो। उसके बाद पीएसयू बॉन्ड्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। हर तरह के डेट फंड के अंदर आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। फर्क कितना है कि किस फंड के अंदर ये कितना प्रोपोर्शन होगा, यानी जो मेजर डिफरेंशिएटर है डेट फंड्स के अंदर वो है उनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन। जो पोर्टफोलियो है उनका, उसकी ड्यूरेशन कितनी लंबी है। जितना लंबा आपका मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा पोर्टफोलियो का, उतना ही आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। यानी उसमें रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है और वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है। शॉर्ट टर्म के जितने फंड्स हैं, जैसे अगर हम सही फंड कैटेगरी की बात करें, जैसे लिक्विड फंड से शुरू करते हैं। लिक्विड फंड यानी अगर आपके पास कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए पैसा है तो वहां लगा सकते हैं। फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, 3 या 6 महीने का आपका अगर टाइम होराइजन तो वहां पे लगा सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, अगर 6 महीने से 12 महीने का आपका टाइम होराइजन है। उसके आगे फिर इनकम फंड्स आते हैं जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के हैं। उसके अंदर भी 3 तरह के अलग अलग फंड हैं। ऐसे फंड हैं जो ड्यूरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, यानी जो पोर्टफोलियो को लंबा बना देते हैं। ऐसे फंड्स हैं जो डायनेमिक बॉन्ड्स कहा जाता है, यानी फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि वो उसकी मैच्योरिटी को चेंज करते रहते हैं। और ऐसे भी फंड हैं जो एक्रूअल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यानी ये वो फंड हैं जो शॉर्ट टर्म के जो रेट्स हैं अगर वो जब बढ़ते हैं तो उनका फायदा उठाते हैं। तो इन तीनों में जो सेफेस्ट है मुझे लगता है वो है एक्रूअल फंड्स। और इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डेट फंड्स के अंदर, वो है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। जो ये सारे के सारे जो फंड हैं ये ओपन एंडेड फंड्स हैं, लेकिन जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है क्लोज एंडेड फंड है, जिसको आप एक बैंक फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट स्ट्रक्चर के मामले में। निपुण, जहाँ तक मुझे सही याद है, साल 2000 के आसपास मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स ने एफएमपीज लॉन्च की थी, 1 आध साल आगे पीछे शायद होगा। मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है कि आप इंस्ट्रूमेंटल थे हिंदुस्तान में। एफएमपी सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जब लॉन्च हुई, इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से स्ट्रक्चर करने में आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। अब इस माहौल में ये एफएमपीज इतनी पॉपुलर हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये, एक तो पहले एफएमपी एज ए प्रोडक्ट आप समझाइए, क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा सकते हैं? इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एफएमपीज जो हैं वो एक क्लोज एंडेड फंड्स हैं जो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी के लिए हैं और टू अ डिग्री फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हैं, इसीलिए इसे फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दूसरे गेस्ट ने कहा, क्लियरली जब ओपन एंडेड होल्डिंग्स होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम होती है, तब उसमें एक मैच्योरिटी अलग अलग पेपर की अलग अलग होती है, कोई लंबे अवधि की होती है, कई शॉर्ट अवधि की होती है। लेकिन एफएमपी में जो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ये क्वार्टरली एफएमपी हो सकता है, 1 साल का एफएमपी हो सकता है, 2 साल, 3 साल का, 5 साल के भी एफएमपी कई बार आते हैं। जो ये आते हैं उनमें जो भी डेट पेपर इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है म्यूचुअल फंड्स द्वारा, वो उसी स्पेसिफिक मैच्योरिटी के लिए होता है। और इसीलिए एक बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स एक ब्रॉड इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि किस तरह के रिटर्न एफएमपी में मिल सकते हैं। तो 1 साल का अगर एफएमपी हो तो उसमें जो भी निवेश किया जाता है, ये जनरली बैंक सीडीज में निवेश किया जाता है, कुछ हद तक शायद कुछ डिवेंचर्स में कोई स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं, उनमें क्लियरली 1 ही साल के लिए निवेश किया जाता है। इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसे कहते हैं वो इसमें नहीं रहता है। एट द सेम टाइम, बिकॉज इट इज शॉर्टर ड्यूरेशन, 1 साल के लिए है, जनरली इसमें क्रेडिट रिस्क भी कम होता है, क्योंकि इसमें हायर रेटेड पेपर जनरली निवेश करते हैं। और 1 साल के लिए
जनरली ये समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क रहेगा नहीं। तो एक बहुत इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, इसमें दोनों का प्रोटेक्शन किया जाता है। इसके वजह से इसमें रिटर्न है वो मोरलेस जो करंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बोरिंग रेट्स हैं कॉर्पोरेट्स के या बैंक्स के, उतना रिटर्न उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड विच इज़ दैट्स वाई कंपेरेबल टू अ बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट में एक स्पेसिफिक डिक्लेयर्ड रिटर्न होता है, इसमें डिक्लेयर्ड रिटर्न नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली रिस्क फ्री बोथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। आवाज़ की एक खास सीरीज देखिए रोजाना सुबह 11 बजे और शाम 7:30 बजे। उसके अलावा आप आवाज़ @9 में भी इसे देख सकते हैं। और रुपए की मार पड़ेगी गाड़ियों पर भी। कौन से मॉडल महंगे होने जा रहे हैं, देखिए आगे। लेकिन महंगे दाम और गिरती बिक्री से बेफिक्र कंपनियां नए लॉन्च कर रखी हैं जारी। देखिए निसान की टेरेनो इस ब्रेक के बाद। जल्द ही एक बार फिर कार की कीमतें बढ़ने वाली है। जनरल मोटर्स ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी कंपनियां भी इसकी तैयारी कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि लगातार कमजोर रुपए के चलते उन्हें यह फैसला करना पड़ा है। रुपए की कमजोरी ने कार कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। जनरल मोटर्स ने सितंबर के पहले हफ्ते में शेवरले बीट, सेल और एंजॉय की कीमत 1.5% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी अलग अलग मॉडल के मुताबिक ये बढ़ोतरी 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगी। जबकि जून और जुलाई में कंपनी पहले ही 2 बार दाम बढ़ा चुकी है। होंडा का भी कहना है कि इंपोर्ट महंगा होने पर दाम बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कंपनी कितनी बढ़ोतरी करेगी ये मार्केट कंडीशन पर तय होगा। इसी तरह मर्सिडीज भी जल्द अपनी कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। कार कंपनियों की बिक्री लगातार 9वें महीने नेगेटिव रही है और अब गिरते हुए रुपए ने कार कंपनियों को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। जहां सुस्त बिक्री को बढ़ाने के लिए कंपनियों को भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रुपए के चलते उन्हें दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सुस्त बिक्री के इस दौर में कीमतों में ये बढ़ोतरी अच्छा असर नहीं डालने वाली। हालांकि जानकारों का कहना है कि ज्यादा एक्सपोर्ट की वजह से हुंडई और हाई लोकलाइजेशन की वजह से मारुति जैसी कंपनियां इस समस्या से काफी हद तक संतुलन बनाने में कामयाब रही हैं। लेकिन टोयोटा, जनरल मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों के लिए कई मॉडलों में लोकलाइजेशन का लेवल 50 से 70% के बीच होने की वजह से ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा मर्सिडीज, BMW और ऑडी जैसी लग्जरी कार कंपनियों के ज़्यादातर मॉडल CBU यानी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट या CKD यानी कम्प्लीटली नॉक डाउन हैं। लिहाजा कमज़ोर रुपए का सबसे ज़्यादा असर इन कंपनियों पर पड़ रहा है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। मोबाइल हैंडसेट से कमाई के मामले में सैमसंग ने नोकिया को पीछे छोड़ दिया है। पिछले वित्त वर्ष में सैमसंग ने कुल 11,328 करोड़ के हैंडसेट बेचे, जबकि नोकिया केवल 9,780 करोड़ के हैंडसेट ही बेच पाया। डुअल सिम में पिछड़ने के बाद नोकिया की बिक्री लगातार घट रही है। यहाँ तक कि उसके आशा सीरीज या ल्यूमिया सीरीज के फ़ोन भी उसकी घटती बिक्री को नहीं रोक पा रहे हैं, जबकि सैमसंग के फ़ोन हर रेंज में मौजूद हैं। भारत में फिलहाल हैंडसेट बाजार 35,946 करोड़ रुपए का है। इसमें करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एक और खिलाड़ी उतर चुका है। जी हां, निसान ने अपनी नई SUV टिरानो को आज लॉन्च कर दी है। ये SUV अक्टूबर तक बाजार में आ जाएगी। टिरानो को डस्टर के प्लेटफॉर्म पर ही डिजाइन किया गया है, लेकिन नए लुक में इसके फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प, टेल गेट और टेल लाइट का डिजाइन इसे डस्टर से अलग करती है। टिरानो का इंटीरियर भी एक झलक में तो आपको डस्टर का फील कराता है, लेकिन कुछ फीचर इसे डस्टर से अलग करते हैं। डस्टर की तरह टिरानो में भी 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2 लीटर का डीजल इंजन है। इसकी शुरुआती मॉडल की कीमत 10 लाख रुपए से कम होगी। टिरानो का मुकाबला रेनो की डस्टर से तो है ही, साथ में ही फोर्ड की इको स्पोर्ट और स्कॉर्पियो को भी टक्कर देगी। कंपनी के अनुसार टिरानो की बुकिंग 1 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन इसकी डिलीवरी अक्टूबर में होगी। और आवाज़ @9 में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।